स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब भी भारत के पॉलिटिकल या फिर डिप्लोमेटिक एनालिस्ट बात करते हैं तो उनके समक्ष भारत के दो दुश्मन नजर आते हैं। पहला पाकिस्तान और दूसरा चाइना। पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, कंटेन करने के लिए भारत के पास बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। भारत के पास सेना की ताकत तो है ही, परमाणु बम तो है ही, लेकिन उसके साथ जो अपनी एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भारत कहीं ना कहीं अपने देश को सुदृढ़ और पाकिस्तान को कंटेन करने में लगा सकता है। इसके साथ साथ भारत के पास एक इंडस वाटर ट्रीटी वाला एक बहुत बड़ा वेपन है जो भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। वहीं तीस्ता का इस्तेमाल भारत बांग्लादेश के खिलाफ कर सकता है। लेकिन जिस दुश्मन का इलाज हमें नहीं मिल रहा है वो है चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जिसके काउंटर में भारत अपनी काउंटर स्ट्रैटेजिक जो पॉलिसी है वो अभी तक कंप्लीटली बना नहीं पा रहा है, या फिर यूं बोले कि बना तो पाया है लेकिन उसके ऊपर में ट्रस्ट करे या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि चाइना भारत के कंपैरिजन में मिलिटरीली भी बहुत स्ट्रांग है और उसके पास इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है, और इसके साथ साथ भारत के पास कोई एक ऐसा वेपन नहीं है जिससे हम सिचुएशन आने पर चाइना के बाह को मरोड़ सके। लेकिन चाइना हमेशा कोशिश करता रहता है भारत को के दुखती नब्ज के ऊपर में दुखती नब्ज को दबाने की, चाहे वो पाकिस्तान का साथ देना है, चाहे भी UN जनरल असेंबली में भारत के खिलाफ जाकर के स्टेटमेंट देना हो, या फिर भारत में डोकलाम जैसे इश्यूज, गलवान जैसे इश्यूज, अक्साई चीन को कैप्चर करने वाली बात, या फिर अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का पार्ट बताना हो। इन सब तरीकों से चाइना भारत के साथ दुश्मनी मोल लेता आ रहा है, लेकिन भारत के पास कोई जवाब इसका नहीं दिख रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम एप्स को बैन कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हम चाइना के साथ ट्रेड को मतलब एक तरीके से सस्पेंड कर सकते हैं। इससे घाटा भारतीय निवेशकों का होगा, इससे घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था को होगा। चाइना को नुकसान होगा, लेकिन चाइना इसका बदला भारत से बहुत आसानी से ले चुका है, यह हमने देखा है। तो फिर भारत के पास ऐसे क्या वेपन हैं? इन वेपन की तलाश में बहुत सारे एनालिस्ट हैं ही, और अभी भी इस चीज को लेकर के रिसर्च जारी है। लेकिन अभी के टाइम पर एक बहुत बड़ा मामला जो सामने आया है वो है तिब्बत का। मैं तिब्बत के बारे में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब तक पूरे दुनिया को ये तिब्बत के बारे में एनालाइज जब भी करती है तो हम सोचते हैं कि जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत बड़ा झूठ है जो चाइना की मीडिया, चाइना की सरकार और चाइना के जो डिप्लोमेट है वो पूरी दुनिया में फैला चुके हैं। और चाइना के अर्थव्यवस्था मतलब आर्थिक मजबूती की वजह से बाकी दुनिया को ये मानना भी पड़ा है, इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन आज के टाइम पर जो चाइना को चेक में रखने के लिए जो भारत के द्वारा या फिर USA के द्वारा या फिर बाकी दुनिया के द्वारा एक जो कदम चला जा रहा है वो है तिब्बत में वापस से प्रधानमंत्री का चुनाव होना। अब ये क्या मामला है? अभी रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों पहले तिब्बत के CTA यानी कि एक तरीके से तिब्बत के लोगों को एडमिनिस्टर करने के लिए जो सरकार होगी उसकी चुनाव की गई थी, और उसका चुनाव किया गया और उसमें USA के लोग थे, USA के रिप्रेजेंटेटिव थे, तिब्बत के UK के रिप्रेजेंटेटिव थे, और इंडिया के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कहीं ना कहीं गए थे। और इस इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव में एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अरुणाचल प्रदेश के CM और शशिकांत दुबे थे। अब यही अरुणाचल प्रदेश के जो CM है ये कहीं ना कहीं चाइना को आंख में मिर्ची लगाने के लिए काफी है, क्योंकि इसी अरुणाचल प्रदेश को जो चाइना है वो क्लेम करता है कि वो चाइना का पार्ट है। नाउ इस चीज के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि जब न्यूज मीडिया में आने लगी
और इस चीज को लेकर के ग्लोबल मीडिया बात करने लगती है तो इस चीज को एनालाइज करना लाजमी हो जाता है। नाउ इस सेशन में हम पूरा एनालाइज करेंगे और इस सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए एक छोटा सा मतलब एक तरीके से कंट्रीब्यूशन मैंने दिया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में जनरली इंडिया और इंडिया के नेबर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है, और सिर्फ यूपीएससी नहीं, स्टेट पीसीएस में भी आता है, बट इंटरनेशनल रिलेशंस के क्रम में हो, जीएस 1 और 2 के क्रम में हो, ऐसे में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैंने लास्ट में रखा है, जिसको आप सबमिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज लेट द वर्ल्ड नोज व्हाट इंडिया थिंक्स। तो इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब यहां पर देखो, जो पूरा तिब्बत है, मतलब तिब्बत का पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं मतलब है अच्छा, ठीक ठाक है, बट जो बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन है, जो बौद्ध धर्म जिसका ओरिजिनेट इंडिया में हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया में इसका बहुत बोलबाला है। तो उस बुद्धिज्म का आज के टाइम पे देखो, दुनिया में कहीं ना कहीं सभी धर्मों के लिए एक स्पेसिफिक देश कहीं ना कहीं है। क्रिश्चियनिटी के लिए भी है, मुस्लिम के लिए भी है, ठीक है, हिंदू के लिए भी कहीं ना कहीं नेपाल है, भारत जैसे देश है, भले वो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करते पर हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट के लिए है वो कहीं ना कहीं एक अपना देश नहीं है। आपको पता है कि जो ज्यूस कम्युनिटी होती है, उन्होंने अपने देश के निर्माण के लिए आज तक वो युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, जो 50 करोड़ की ह्यूज पॉपुलेशन है, इसका रिप्रेजेंटेशन आज के टाइम पर भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। और इन बुद्धिस्ट का जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है वो चाइना और उसके बाद इंडिया में है। लेकिन आपको पता है कि सभी जो लोग हैं, दुनिया के सभी लोगों का जो एक बेसिक डिमांड होता है वो क्या, कि भैया उनकी रिप्रेजेंटेशन हो सके और उनके डिमांड्स को सुना जा सके। अब उनके डिमांड को सुना कौन जाएगा, मतलब कौन सुनेगा? कोई राजा तो नहीं सुनेगा, और क्योंकि राजा या फिर कोई डिक्टेटर तो नहीं सुनेगा, क्योंकि डिक्टेटर हो चाहे राजा हो, उसको तो किसी जनता ने चुन के नहीं भेजा है। तो अगर जनता ने उसको चुन के नहीं भेजा है तो उस राजा का या फिर डिक्टेटर का मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती है। वो अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो काम वो कर सकता है, और वही चाइना की जो डिक्टेटरशिप सरकार है वो अभी कर भी रही है। अब इसी चीज के रिगार्डिंग बहुत मतलब अब सोचो कि बुद्धिस्ट जो इतने मतलब ज्यादा मतलब एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना व्यवहार विचार रखने की कोशिश करते हैं, उनके साथ इस तरह की बातें होती हैं। और इसी वजह से दलाई लामा जो 50 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, उनके एकमात्र एक तरीके से सबसे सुप्रीम जो मतलब स्पिरिचुअल हेड है वो कह सकते हैं। तो उनके खिलाफ चाइना के द्वारा जिस तरीके से पिछले 50-60 सालों में रिपरेशंस किया गया, हमेशा कंटेन करने की कोशिश की गई, उसी को हम आज के टाइम पे देखने वाले हैं। यहां पर जो सबसे पहले न्यूज है उसके बारे में आप समझिए, जो अभी रिसेंटली जो हुआ है वो क्या है। तो भैया 27 मई 2026 को धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश भारत में है, वहां पर सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट में सीटीए कहते हैं, उसके प्रमुख पेनपा तेशरिंग को दूसरी बार शिक्योंग के रूप में शपथ दिलाई। दूसरी बार का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया जो दलाई लामा है वो स्पिरिचुअल हेड है बुद्धिस्ट लोगों के, तो फिर ये पेनपा शेरिंग कौन है? और इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये पीएम है चाहे शिक्योंग है, तो फिर दलाई लामा कौन है? तो भैया दलाई लामा जो है ये पहले के टाइम पर स्पिरिचुअल हेड के साथ साथ ये पॉलिटिकल हेड भी थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब 2011 में इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो जिम्मा है वो एक अलग बॉडी को दे दी, उसका नाम था सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद ये इससे पहले भी जो पेनपा शेरिंग है, इससे पहले भी इस पोजीशन पे थे, एंड इसका दोबारा इनका चुनाव होता है। इस चुनाव में जो प्रारंभिक चरण था उसमें 61% वोट इनके द्वारा हासिल किया जाता है और इसीलिए ये जीत जाते हैं। अब ये सीटीए क्या है? सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? तो भैया ये तिब्बत निर्वासितों के लिए, तिब्बत के लोगों के लिए जो माइग्रेटेड हो चुके हैं, जो तिब्बत से भागे जा चुके हैं, उनके लिए एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसका
हेडक्वार्टर भारत के धर्मशाला, जहां पर जो हिमाचल प्रदेश में है, जाकर घूमिएगा, बहुत सुकून मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा अच्छा मतलब प्लेस है। 2011 में आपको पता है राजनीतिक अधिकार निर्वाचित नेतृत्व को सौंप दिए थे। इसके बाद सीटीए का महत्व और ज्यादा बढ़ गया, जबकि चीन जो है अभी तक कहता है कि ये एक तरीके से इलीगल ग्रुप है। अब खुद को वो लीगल बता रहे, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय देयर पॉपुलेशन, बट स्टिल they think that they are the actual government of China एंड दे आर स्टिल सेइंग कि भैया ये जो है वो एक तरीके से इलीगल बॉडी है, जबकि आज भी 90,000, आप सोचो सीटीए की संसद में टोटल 45 सदस्य हैं, 30 सीट्स जो हैं तिब्बत के 3 जो प्रांत हैं उनके लिए हैं, 10 जो हैं उनके रिलीजियस कल्चर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 जो हैं जो दुनिया भर में तिब्बती प्रवासी है, अब सिर्फ इंडिया में तो है नहीं, बहुत सारे देशों में है, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 5 सीटें हैं। अब इनका काम क्या है, इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो काम वो करे। सीटीए के लगभग 91,000 रजिस्टर्ड एक तरीके से वोटर्स 27 देशों में फैले हुए हैं, जहां प्राइमरली हिमालय क्षेत्रों में भारत के हैं, और भारत, नेपाल और अन्य दक्षिणी एशियाई मतलब साउथ ईस्ट एशिया में यहां पर फैले हुए, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में भी लोग हैं। नाउ ये जो बुद्धिस्ट परंपरा है या फिर जो तिब्बतन पॉपुलेशन है, इसको रिप्रेजेंट करने वाले जो पेनपा शेरिंग है, इनकी तिब्बत की नीति क्या है? तो ये कहते हैं कि हमको जो है चाइना से कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि कंप्लीट फ्रीडम प्रैक्टिकल होके सोचे तो मिलने वाला नहीं है। तो इन्होंने बोला है कि हमको जो है सिंपल सा एक काम करो, हमको जो दलाई लामा जी की जो अप्रोच रही है, मिडिल वे अप्रोच, उसको अपना लो। हमारे पास कोई आर्मी नहीं है तो हम चाइना से लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन नेसेसरी है, हमारा ऑटोनॉमी नेसेसरी है, बिकॉज वी आर टू डिफरेंट फ्रॉम द चाइना। तो भैया इनका मिडिल वे अप्रोच क्या है कि भाई हमको जो है वो ऑटोनॉमी दे दो, हमें अलग नहीं होना है, हमें एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दो, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपने लोगों को के लिए वोट मतलब इलेक्शन लड़ सके और अपने देश को गवर्न कर सके। भले तुम फॉरेन पॉलिसी संभाल लेना, डिफेंस संभाल लेना, लेकिन हमको ये काम कर लो। अब आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के लिए क्यों नेसेसरी है, समझ में आया? अब यहां पर देखो, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो पेनपा शेरिंग है, उन्होंने दुनिया भर के तिब्बतियों से आह्वान किया कि भैया हमें जो है वो अपने सारे मतभेद भुला दो, और अभी के टाइम पे आपका कल्चरल एक तरीके से एनहालेशन हो रहा है, आपका एक्सटिंक्ट एक तरीके से आपका तिब्बत के लोगों के कल्चर को कर दिया गया, क्योंकि आपको तो पता है कि चाइना के द्वारा किस तरीके की बर्बरता दिखाई गई है तिब्बत के लोगों के साथ। अब नहीं पता है तो आपको मैं बताऊंगा। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ भुला दो, हमारे समर्थन में आओ, ठीक है। और जो मतलब सबसे बड़ा मुद्दा तिब्बत और चाइना की सरकार को लेकर रहा, एक तो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, दूसरा कि जो बुद्धिस्ट के जो नेक्स्ट गुरु होंगे, दलाई लामा के बाद जो नेक्स्ट गुरु होंगे वो कौन होंगे। तो चाइना कह रही है ये भैया चाइना की सरकार डिसाइड करेगी, मतलब उनकी जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी है वो डिसाइड करेगी। अब तिब्बत के लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोगों को कौन नेक्स्ट गुरु चाहिए, इसका फैसला हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग होगा, हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होगा, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, तुम कौन होते हो। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और उसके साथ साथ जो भारत के साथ मामला है वो बहुत बड़ा अतरंगी है। अब भारत के साथ क्या मामला है, इसको आप गौर से देखेंगे कि भाई जैसे भारत को पाकिस्तान को चेक में रखना होता है, बांग्लादेश को चेक में रखना होता है, तो भैया भारत जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो क्या किया है, अबेयंस में डाल दिया है ना। और तीस्ता के ऊपर में कोई ट्रीटी अभी तक कर नहीं रहा है। लेकिन भारत को के ऐसे बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि इंडस, जो पूरा इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर जो सिस्टम है, ये पूरा इंडस रिवर सिस्टम कहां से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है चाइना से। अगेन जो ब्रह्मपुत्रा, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट के रीजन में जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट का एक तरीके से मतलब जितना भी एग्रीकल्चर होता है, जितने भी वहां पे फॉरेस्ट रिजर्व हैं या फॉरेस्ट हैं, वो सब कहीं ना कहीं ब्रह्मपुत्रा की वजह से ये अभी तक मेंटेन किए गए हैं। वो कहां से आता है, वो चाइना से आता है। उसके बाद जो सतलज रिवर है, वो सतलज रिवर भी कहां से ओरिजिनेट होता है, वो ओरिजिनेशन भी कहीं ना कहीं हमारा चाइना से ही हो रहा है।
और इस चाइना से इतने रिवर्स निकल रहे हैं और इनके ऊपर में भारत और चाइना के साथ कोई भी ट्रीटी नहीं। अब देखिए यहां इनका कंट्रोल चाइना के पास है। चाइना जब चाहे इनके पानी को छोड़ सकता है, जब चाहे इनके ऊपर में डैम बना सकता है, जब चाहे ये भारत में मतलब एक तरीके से बाढ़ ला सकता है, सूखा ला सकता है, और इनका कंट्रोल चाइना के पास है। और चाइना को हम कह भी नहीं सकते कि भैया ये काम मत करना, क्योंकि चाइना और भारत के साथ कोई इस तरह का पैक्ट हुआ ही नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ है पैक्ट, लेकिन भारत और चाइना के बीच में नहीं है। अब ये कंट्रोल हमें चाइना से, मतलब चाइना के साथ हमारा ट्रीटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो इसका कंट्रोल है वो तिब्बत रीजन में है, चाइना के तिब्बत रीजन में है, और तिब्बत को कंट्रोल किया है चाइना। तो अगर इसके कंट्रोल को हम चाइना से वापस लेना चाहते हैं तो हमें तिब्बत को चाइना से वापस लेना पड़ेगा। और ये एक तरीके का ऐसा वेपन भारत के पास है जिससे भारत अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर सकता है और भारत के जो दुश्मन है चाइना उसको भी काउंटर कर सकता है। आज के टाइम पर जो भारत के जो पड़ोसी देश रहे हैं, जिसको भारत अपना भाई मानता है, छोटे छोटे जो देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, या फिर मालदीव्स हो, या फिर श्रीलंका हो, ये सब देश आज के टाइम पे भारत से कहीं ना कहीं फायदा लेने के चक्कर में रहते हैं, भारत को ब्लैकमेल करने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो चाइना है, अगर भारत हमें मदद नहीं करेगा तो चाइना के पास हम चले जाएंगे, और चाइना के पास चले जाएंगे ये भारत होने नहीं देगा, क्योंकि भारत की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है ये इसके खिलाफ है। नाउ ये जो चाइना हमारा इतना बड़ा हम मतलब एक तरीके से हमारे लिए जो सरदर्द बन गया, वो क्यों बन गया? क्योंकि चाइना और भारत का एक तरीके से बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन अगर तिब्बत जैसा रीजन अगर मतलब एक तरीके से ऑटोनॉमी मिल जाए तो ये इंडिया और ये चाइना, इसके ऊपर में एक तरीके से बफर स्टेट का काम करेगा। बफर स्टेट का काम करेगा मतलब कि चाइना अपने फोर्सेस को तिब्बत में ऑक्यूपाई करेगा तो भारत को पता चल जाएगा, और अगर चाइना को इंडिया से वॉर लड़ना होगा तो उनको तिब्बत को क्रॉस करना पड़ेगा, जो उन्होंने 1950 में कर लिया, जिसकी वजह से इतना प्रॉब्लम आज तक झेल रहे। तो ये ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। तो बफर स्टेट का होना बहुत बड़ा एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रिलीफ देता है, और ये सेम काम कोई भी देश करता आ रहा, ब्रिटिश भी यही सेम काम करता आ रहा था। ना इसको हम कैसे काउंटर करेंगे, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी आईक्यू के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। स्मार्ट मॉडल पर क्लासेस होंगी, चाहे आप 2027 के क्लासेस ले रहे हो, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 1 ईयर आपके पास है, और अगर आपने इस 1 ईयर को आपने अच्छे से लाभ उठा लिया तो हो सकता है कि आप अगले साल यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस भी निकाल लें। लेकिन आप इसका लाभ उठाएंगे कैसे? चाहे आप 2028 में हो, 2029 के लिए हो, आपके लिए एक स्मार्ट मॉडल, अब इनके लिए एक अलग तरीके का मॉडल है, इनके लिए एक अलग तरीके का, इनके लिए अलग तरीके का, क्योंकि तीनों सालों के जो मतलब एक तरीके से एस्पिरेंट्स हैं, इनकी जरूरत अलग अलग है। तो इसीलिए स्मार्ट मॉडल पर, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस हो, मेंटरशिप की, कई बार होता है कि हम ठीक से अपने पेस में नहीं होते हैं, सही स्पीड में हम प्रिपरेशन कर नहीं होते हैं, उस टाइम पे हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि भैया एक कोई गाइड हो जो हमें बताए कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। तो आपके पास एक तरीके से एक इंडिविजुअल, एक मेंटोर उपलब्ध कराया जाएगा जो आपके प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को हैंडल कर सके, और ये सभी एस्पिरेंट्स को मिलेगा जो भी इसमें शामिल होंगे। असेसमेंट भी होगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, टेस्ट भी कराया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल हैं, प्रीलिम्स निकालने के बाद मेंस की तैयारी स्टडी आईक्यू अपने साथ आपको करवाएगा, जिसके मतलब साथ आपको बहुत सारे जो फैकल्टीज रहे हैं जो आपको प्रीलिम्स में, जो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाएंगे, वो आपको मेंस में बिठा करके एक तरीके से हैंड होल्डिंग करा करके मेंस की प्रिपरेशन आपको कराएंगे ना। अगर इन सब चीजों का आपको मतलब प्रॉफिट चाहिए तो आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 1 साल है, जाके लीजिए। और अगर आपको ह्यूज डिस्काउंट चाहिए तो आप झा लाइव कोड का भी आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने अपना एक नंबर भी यहां पर दिया है, वो शायद मेरे को याद नहीं है, तो बाद में मैं इस चीज को कमेंट में पिन कर दूंगा, तो आप उस नंबर के थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी यहां पर कर सकते हैं, या फिर आप सीधा मेरे को यहां पर मेल कर दीजिए आस्क प्रशांत। कोई भी कोर्स से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या फिर आपको सीधा बात करना है मेरे को, तो आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स जो है वो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का QR कोड यहाँ पे है, यूजर नेम टेलीग्राम चैनल का हो, मेल का हो, ये फिर यहाँ पर दिया गया है।
और इस टेलीग्राम चैनल को आपके लिए ज्वाइन करना इसीलिए भी नेसेसरी है क्योंकि ये जो टॉपिक है या फिर आने वाले टाइम पर मैंने एक तरीके से एक इनिशिएटिव शुरू किया छोटा सा, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों को ये अच्छा लगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पर क्या है ना कि यूपीएससी के जो मेंस आंसर्स होते हैं उन मतलब क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज तो पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को नहीं एनालाइज कर पाते हैं। तो इसीलिए जो भी मैं टॉपिक्स लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं यहां पर लास्ट में आपके लिए दे दूंगा। ये जीएस एसए पेपर, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 1 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने लास्ट में यहां पर दिया है। अब देखो, ये जो पहले जो तिब्बत था वो एक स्वतंत्र देश था, फिर बाद में 1950 में जो माओ से तुंग है, इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया बिना किसी रीजन के, बिना किसी तिब्बत ने उकसाव किया, क्योंकि तिब्बत के पास कोई भी आर्मी नहीं थी, बट स्टिल तिब्बत को ऐसा कैप्चर किया जा रहा था। 6000 मठ को ध्वस्त किया गया। और उसके बाद 1959 में जब तिब्बत के लोगों ने विद्रोह करने की कोशिश की तो आप समझ लीजिए कि हजारों तिब्बतों को एक तरीके से नरसंहार किया जाता है चाइना के द्वारा, और इसको ओपनली बोला भी नहीं जाता है। 2012 में इवन जब भारत में एक रॉकस्टार मूवी आती है तो इस रॉकस्टार में मतलब सड्डा हक करके कोई गाना होता है, इस गाने में तिब्बत के लोग प्रोटेस्ट करते हुए दिखाए जा रहे थे। अब सोचो, चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इस गाने में जो तिब्बत के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इस वाले क्लिप तक को इस गाने से हटा दिया जाता है भारत जैसे देशों में। सोचो, सांस्कृतिक नरसंहार तो हो ही रहा है। उसके बाद पंचन लामा जो थे, एक तरीके से आने वाले दलाई लामा हो सकते थे, वो 6 साल गई थे तभी तक उनको कैप्चर कर लिया गया। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। इसके बाद ऐसा कुछ होता है जो कोई भी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाता है, लेकिन जो भारत अभी अभी आजादी पाता है उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया नेहरू जी के नेतृत्व में, जब हमने दलाई लामा को भारत में मतलब संरक्षण देने का और तिब्बती लोगों को भारत में आने का मौका दिया। जिसके बाद आपको पता है कि गुस्से में आकर 1962 में चाइना के द्वारा युद्ध किया जाता है और भारत को एक तरीके से बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसका डोकलाम हो, गलवान हो, और अभी आपको पता ही कि किस तरीके से पाकिस्तान को जो AQ खान है उसको एक गिफ्ट मिल गया चाइना के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब का, जिसकी वजह से आज तक न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। सीपैक जो भारत के सॉवरेनिटी को थ्रेट पहुंचाता है, वो सीपैक भारत के ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर रीजन से चाइना पाकिस्तान होते हुए अफ्रीका और बाकी देशों तक लेके जाता है। अक्साई चीन को डायरेक्टली चाइना ने कैप्चर किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत का पार्ट समझता है। मतलब कहीं ना कहीं चाइना भारत को हर संभव प्रयास कर रहा है कि भारत की सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को तोड़ा जाए। अब लेकिन भारत के पास एक तुर्क का इक्का जो है वो भारत के पास यहां पर है, और वो है पेनपा शेरिंग के द्वारा। लेकिन इस पेनपा शेरिंग को कितना अपनाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दलाई लामा कौन होंगे ये कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन दलाई लामा कह रहे हैं कि भैया हम स्पिरिचुअल हेड हैं पूरा बौद्धिस्ट मतलब पॉपुलेशन का, तो हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि अगला दलाई लामा कौन है। और उन्होंने बता भी दिया कि अगला दलाई लामा जो है वो भारतीय नागरिक होने वाला है, मतलब भारत में जो व्यक्ति है वो होने वाला है और भारत के ही रीजन से वो पाया जाएगा। उसके बाद 50 करोड़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं, आपको तो पता ही है। इसके साथ साथ जो चाइना सबसे बड़ा थ्रेट फील करता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं, वो मिलिट्री से नहीं, क्योंकि सब चीजों में वो इनफ है। उनको जो दिक्कत है वो ये कि तिब्बत के ऊपर में जो लेजिटिमेसी उनको इतने सालों से मिली है वो लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं छिन न जाए। और भारत को भी अब एक कड़ा रुख अपनाना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, मेजर्स लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान हमें हर्ट कर रहा है, उसी तरीके से चाइना के खिलाफ भी स्टेप्स लेना होगा। अक्साई चीन के ऊपर में कभी भी भारत सरकार को संसद में बोलते हुए मैंने नहीं देखा है, आपने भी कभी नहीं देखा होगा। उसके बारे में भी जो भारत की सरकार है उसको कहीं ना कहीं बोलना होगा। और CTA को अभी तक हम ह्यूमैनिटेरियन मान रहे हैं, जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको आप पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन घोषित कर दो, इसको आप सॉवरेन बॉडी घोषित कर दो, कुछ भी आप कर सकते हैं। जो सॉफ्ट पावर है कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भारत को आता है या फिर यूज नहीं करती, आई डोंट नो, बट कुछ तो दिक्कत है जो भारत की सरकार अभी तक नहीं उठा रही है। तो जब भी भारत को तिब्बत चाइना के द्वारा धमकाया जाता हो, जब भी गलवान में उकसाया जा रहा हो, अरुणाचल प्रदेश भारत चाइना के द्वारा दावा किया जा रहा हो, तो आप याद रखिए कि एक 90 साल का बौद्ध भिक्षु है जो मुस्कुरा रहा है, और उसी के मुस्कुराहट से सबसे ज्यादा डर हमारे
पड़ोसी देश चाइना को हो रहा है। तो आप इस चीज को एनालाइज कर दिएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को और क्या स्टेप्स लेने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह के यूपीएससी के मेंस क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ पर दिया है। ऐसे पेपर 1 का ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, तिब्बत इज नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज फॉर इंडिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन ये है। और इसको जो है आप टेलीग्राम चैनल आस्क प्रशांत 03 ठीक है, आप इसके ऊपर में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, उसके रिप्लाई में आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरे को मेल कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल जो है आप शेयर कर सकते हैं। ये जीमेल भी है मेरा, ठीक है, तो आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर देना, मैं आपसे खुद कनेक्ट यहाँ पर कर दूंगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हमेशा जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।